नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद जी हाँ 100 से अधिक मतलब कि कम से कम 104 अवैध भारतीय प्रवासियों का पहला बैच जी हाँ अमेरिका ने बीते 5 फरवरी को जी हाँ इंडिया भेजा। पहला बैच। और इन लोगों को दोस्तों ट्रंप ने कमर्शियल या फिर चार्टर्ड फ्लाइट के बजाय मिलिट्री फ्लाइट से वापस भेज करके ट्रंप सरकार ने जी हाँ सख्त संदेश दिया है। और इस सख्त संदेश को हमने काफ़ी चिल तरीके से, काफ़ी कूल तरीके से जी हाँ एक्सेप्ट भी कर लिया। हमारे तमाम दोस्तों भारतीय प्रवासियों को ट्रंप जी ने क्या करा, हाथों में हथकड़ी पहना करके, पैरों में जंजीरें पहना करके भेजा है। जी हाँ कई बार डिपोर्ट हुआ है। अमेरिका से बड़ी बड़ी संख्या में लोग दोस्तों यहाँ पर आए हैं, ठीक है, लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि डिपोर्ट के समय हमारे भारतीय लोगों को, ठीक है, भारतीय प्रवासियों के पैरों में जंजीरें थी और हाथों में हथकड़ी थी। आखिरकार ट्रंप क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ 5 फरवरी जी हाँ ये वो दिन था जिस दिन भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहे थे। ईवीएम पर जी हाँ तमाम राजनीतिक पार्टियों की किस्मत दर्ज हो रही थी पी 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 के माध्यम से। लेकिन इतनी बड़ी घटना को हमसे छुपा दिया गया, क्योंकि अगर दोस्तों ये घटना न्यूज़ में आती, क्योंकि न्यूज़ को जितने भी न्यूज़ चैनल थे उन सभी को जी हाँ इस एरिया में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। ये जानकारी जो हमको दोस्तों मिली थी वो मिली थी अमेरिका के न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और इंडिया में जी हाँ किसी भी गोदी मीडिया ने, किसी भी न्यूज़ चैनल ने इसको पूरी दिन 5 फरवरी की रात 12 बजे से पहले पहले किसी ने भी किसी भी चैनल पे इस न्यूज़ को नहीं दिखाया। क्योंकि अगर गलती से ये न्यूज़ दिखा दी जाती तो कहीं ना कहीं दोस्तों केंद्र सरकार की जो छवि है उस पर बट्टा लग जाता, जो उनका वोट बैंक है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता। जैसे ही चुनाव 7 PM पर जी हाँ समाप्त हुए इस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, मतलब कि भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, उसके बाद दोस्तों ये न्यूज़ स्टार्ट हो चुकी थी। ईवीएम पर किस्मत, ठीक है, दर्ज हो चुकी थी, पैक हो चुकी थी नेताओं की। लेकिन क्या यहाँ पर हमको कोलंबिया की तरह अड़ जाना चाहिए था? आपको याद होगा कि ठीक 5 फरवरी से चंद घंटों पहले कोलंबिया में भी ट्रंप ने उनकी कंट्री के अंदर रहने वाले जितने भी अवैध जो कोलंबियाई लोग थे उन सबको सेम इसी कंडीशन में भेजा था, हाथों में हथकड़ी, पैरों पे जंजीरें। और कोलंबिया के जो पीएम है उन्होंने साफ साफ ये बोला कि इस तरह से हम इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, आप प्लीज़ यू टर्न मार लो, हम इनको अपना प्लेन आपकी कंट्री में भेजेंगे पर्सनल, हम उनको उस तरीके से पिक करेंगे, ठीक है, लेकिन इस अवस्था में हम इनको पिक नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस तरह से इनका मनोबल ब्रेक होगा और इनके जो अपने इनको देखेंगे इस हालत में, ठीक है, मीडिया के माध्यम से या फिर फेस टू फेस, तो उनका मनोबल ब्रेक हो सकता है और हमारी सरकार की छवि खराब हो सकती है। तो कोलंबिया ने साफ साफ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा, वापस भेज दिया अपने तमाम कोलंबिया निवासियों को। एक अलग से चार्टर्ड प्लेन भेजा, पर्सनल प्लेन भेजा, फिर उन्होंने वहाँ पे क्या करा, अपने कोलंबिया वासियों को अपने देश में वापस लेके आए। लेकिन हमारा दोस्तों महान भारत, अमृतकाल में हम जी रहे हैं, सबका विकास जहाँ पे हो रहा है वहाँ पर इन प्रवासियों के साथ ऐसा सलूक कहीं नहीं। दोस्तों मैं क्या समझ कि ट्रंप सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से हमारे भारत के ऊपर करारा चपेट मारा है, जी हाँ तमाचा मारा है। सो गाइस 104 अवैध प्रवासी वापस भेजे हैं ट्रंप ने, और उनमें अगर हम बात करें तो 5 राज्यों के लोग शामिल हैं जो डंकी मार करके, जी हाँ जो इलीगल रूट होता है उसके माध्यम से जान को हथेली पर रख करके, अपनों को छोड़ करके, ठीक है, माता पिता भाई बहन सबको दरकिनार करते हुए, अपने देश को भी दरकिनार करते हुए, जी हाँ जान को हथेली पर रख करके ये लोग डंकी मारते हैं, दूसरे देश जाते हैं क्योंकि उनको अपने देश से कोई उम्मीद है नहीं। जितनी योग्यता हासिल कर ली, जितना हम लोगों ने पढ़ लिख लिया, उसके हिसाब से हमको यहाँ पे रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इनफैक्ट दोस्तों ग्रुप डी तक के रोजगार के लिए भी, प्राप्त करने के लिए भी लाखों करोड़ों संख्या में युवा इस समय फॉर्म भरते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आरआरबी ग्रुप डी के बारे में। सोचिए इतनी सी वैकेंसी निकलती है, ढेर सारे लोग फॉर्म को फिल कर जाते हैं, फिर भी उसमें टायर 1 टायर 2 इंटरव्यू, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह वगैरह वगैरह। तो आखिरकार भारत के युवा को भारत से कोई उम्मीद नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था यूपीपीएससी प्रोटेस्ट, बीपीएससी प्रोटेस्ट, जिसमें भर भर के युवाओं ने लाठी खाई थी। भारत का जो भविष्य जो युवा है इस समय वो लाठियाँ खा रहा है सड़कों पर बैठा हुआ। क्या उनकी डिमांड थी? उनकी डिमांड केवल ये थी कि समय पर एग्ज़ाम हो, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जो है उसको ख़त्म करा जाए वगैरह वगैरह, 2-3 डिमांड इनकी और थी। लेकिन यहाँ दोस्तों हमारे भारत देश के अंदर छोटे बच्चों के डायपर इतने लीक नहीं होते जितने हमारे पेपर लीक हो जाते हैं। ये है हमारा अमृतकाल, जी हाँ ये है हमारे भारत के विकसित भारत की प्यारी सी तस्वीर। अन्नदाता खरौरी बॉर्डर पर जिस समय, ठीक है, लंबे समय से भूख हड़ताल पर काफ़ी सारे किसान बैठे हुए हैं,
भारत के अन्नदाता का ये हश्र है, भारत के भविष्य का ये हश्र है, और आप बोल रहे हो कि हमारा देश महान बन रहा है। सो गाइस वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ, राइट। सो गाइस यहाँ पर जितने भी डिपोर्ट हुए हैं 104 हमारे प्रवासी भारतीय, उनमें 33 गुजरात के हैं, 33 हरियाणा के हैं, 30 पंजाब के हैं, और बाकी दोस्तों हम कह सकते हैं कि यूपी के हैं, महाराष्ट्र के हैं, या फिर अन्य 1-2 राज्य आप और इसमें ऐड कर लीजिएगा। यानी कि जिन राज्यों के लोगों की संख्या अधिक है वे भारत के समृद्ध राज्यों में शामिल हैं, लेकिन फिर भी वो डंकी मारने पर मजबूर हो रहे हैं, दूसरे देश जा करके वहाँ पे ग्रुप डी की जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कम से कम जॉब की सिक्योरिटी तो है। जिन अपनों को वो छोड़ के आए हैं दूसरी कंट्री में दोस्तों ग्रुप डी या फिर गिग वर्कर बन करके, वो अपनों को कम से कम पेट तो पाल सकते हैं। सोचिए अपने देश में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जान को हथेली में रख करके अब उनके अपने उन्हें बोलते हैं कि बेटा तो विदेश जा, जैसे भी जाना है जा, लेकिन कुछ कर, कुछ कमा, अपने बच्चों का पेट पाल। इसे बोलते हैं मजबूरी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों स्मृति ईरानी का आपको पता होगा कि टीका टिप्पणी कुछ समय उन्होंने करी थी कि जो लोग विदेश जाते हैं वो विदेश के लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप इस बात को इस एंगल से देख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों अपनों को छोड़ करके, अपने देश को छोड़ करके, अपनी जान को हथेली में रख करके किसी के अंदर इतना कोई स्वैग नहीं चढ़ा हुआ है अभी फिलहाल कि वो फिलहाल विदेश में जाके सेवा करेगा। लोग जाते हैं मजबूरी में, और अदर कंट्री को भी बेस्ट माइंड चाहिए। क्यों दोस्तों? विदेश में जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो मैक्सिमम इंडियंस ही हैं। यहाँ से वो लोग क्या करते हैं, इंडिया छोड़ करके विदेश जाते हैं। डॉक्टर तक, बड़े बड़े डॉक्टर तक, बड़े बड़े जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो विदेश में बैठे हुए हैं। हमारे बड़े जो नेता होते हैं वो इंडिया के डॉक्टर से ऑपरेशन कभी नहीं करवाते। मैक्सिमम दोस्तों जो ऑपरेशन करवाते हैं वो करवाते हैं विदेशी डॉक्टर से। वहाँ भी उनको इंडियंस मिल रहा है, लेकिन जो अमेरिका है उन्होंने बेस्ट माइंड क्या करा है, हायर कर लिया इंडिया से। जितने भी बेस्ट माइंड है उनको बेस्ट ऑफर दिया, अच्छा पैकेज दिया, और उनको वापस अपने देश बुला लिया। ये होता है स्मार्ट डिसीजन। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आखिरकार हमारा भारत देश ने ये सब होते हुए देखा 5 फरवरी को, लेकिन फिर भी तमाम नेताओं ने, जी हाँ, बड़े बड़े जितने भी गृह मंत्रालय के जो पद अधिकारी हैं हायर पद के, वो सब उस समय 5 तारीख को मौजूद थे, जिस समय ठीक है इनका अमेरिका का जो सैनिक प्लेन है जैसे ही वो लैंड किया, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि नहीं अब इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। दोस्तों पंजाब में ये चीज घटना घटित हुई थी। तो गाइस पंजाब के मुख्यमंत्री आपको याद होगा कौन है? भगवंत मान। भगवंत मान ने अपने चुनावी रैली के समय ये वादा किया था उनकी सरकार ने कि वापस लौटने वाले प्रवासियों को रोजगार वो मुहैया कराएगी, या इस तरह से वो रिवर्स माइग्रेशन कराएंगे। ये वादा 3 साल पुराना था। 3 साल हो चुके हैं सरकार को हुए, लेकिन अभी तक ये ज़मीनी हकीकत में तब्दील नहीं हो पाया। अब कुछ लोग बोलेंगे 3 साल छोटा पीरियड है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। और यहाँ पे कहीं ना कहीं रिवर्स माइग्रेशन में योगदान केवल आम आदमी पार्टी का नहीं, बल्कि अन्य जो पिछली पार्टियाँ रही थी यहाँ पर बीजेपी या फिर कांग्रेस, तमाम इन सब पार्टी की जिम्मेवारी थी कि हमारा युवा जो हमारा बेस्ट माइंड है वो हमारे देश के अंदर ही रहे, विदेश में ना जाए। कोई अच्छा ऑफर उसको विदेश से ना मिल जाए, जितना ऑफर उसको विदेश से मिलेगा उतना ही ऑफर हम लोग उसको प्रोवाइड कर सकें कि वो यहाँ पर रुक करके हमारे देश की सेवा करे, हमारे देश का नाम रोशन करे, हमारे भारत के GDP को ग्रो करे। देखिए ऐसा दोस्तों इंडिया में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो गाइस पिछले 1 दशक में बिजनेस परिवारों में युवा पीढ़ी के लोग, जी हाँ, अच्छी खासी संख्या में जायज़ तरीके से विदेश गए हैं, लीगल तरीके से। अच्छा पढ़ा लिखा युवा के पास में उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जी हाँ, उसको यहाँ पे रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वो फिर लीगल तरीके से जा रहा है, वो फिर अवैध प्रवासी नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा वहाँ का। अब इसके लिए सबसे लोकप्रिय रास्ता है दोस्तों स्टूडेंट वीज़ा, जी हाँ, जिसे हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन होता है। जो हमारा ब्रेन है इंडिया का बेस्ट ब्रेन, उस पर एक ड्रेन हो चुका है। लेकिन बात दोस्तों इतनी नहीं है, इससे देश को जो उद्यमशीलता होती है इसके जज्बे के रूप में, ठीक है, जो हमारा उद्यमशीलता का जो जज्बा है, जो पावर है, उसमें भी एक बहुत बड़ी वीकनेस देखने को मिल रही है। लगातार हर कोई विदेश में पढ़ना चाहता है, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को विदेश भेजना चाहता है पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम पर, ठीक है, लोकल पेरेंट्स को भी यकीन नहीं है। स्कूलों में क्या हो रही है, पढ़ाई के नाम पे खाना पूर्ति हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ कुछ सरकारी स्कूलों के बारे में, क्योंकि टीचर को पता है कि फिक्स सैलरी उसकी आनी है, उसको कोई हिला नहीं सकता बिल्कुल भी, वो पढ़ाए फिर ना पढ़ाए उसकी सैलरी फिक्स आनी है। और कुछ दोस्तों युवा भी ऐसा है कि पढ़ने के लिए तैयार भी नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज अब ये चाहिए हो चुका है कि इस समय मैक्सिमम युवा का जो फोकस है, जो रिटेंशन टाइम है, ठीक है, जो डेडिकेशन टाइम है, वो मात्र हो चुका है 90 सेकेंड का बस। रील्स जितना उसका क्या हो चुका है, अटेंशन या फिर रिटेंशन टाइम हो चुका है, उससे ऊपर वो फोकस बना ही नहीं पा रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे भारत का युवा मेंटली हैंडीकैप हो रहा है, शॉर्ट्स के माध्यम से या फिर रील्स के माध्यम से। उसे चाहिए बस केवल 5 मिनट के अंदर पूरा सिलेबस पूरा हो जाए और उसी में से डिट्टो क्वेश्चन आ जाए, बस ये चाहिए। सो गाइस वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ।
सो गाइस कनाडा जो है ना, जो कनाडा एरिया है वो पंजाबियों का काफ़ी पसंदीदा स्थान है। मैक्सिमम जो पंजाबी लोग दोस्तों जो जॉब प्राप्त करने के लिए जाते हैं, डंकी रूट का जो अपनाते हैं, वो सबके सब मैक्सिमम कह सकता हूँ कि कनाडा की तरफ मूव कर जाते हैं। वर्षों से इसके लिए स्टूडेंट वीज़ा का इस्तेमाल भी होता आया है और इसी तरह से उसमें गुजराती है। गुजरातियों के लिए सबसे दोस्तों जो पसंदीदा एरिया है जहाँ पे उनको जॉब मिल सकती है, उनका दोस्तों मैक्सिमम जो डेस्टिनेशन है चॉइसफुल, वो है दोस्तों अमेरिका। अक्टूबर 2023 से लेकर के सितंबर 2024 के बीच में मैक्सिको और कनाडा के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका जाने की कोशिश में 90,414 भारतीय गिरफ्तार हुए थे। सोचिए, एक साल में अमेरिका ने 90,414 भारतीयों को गिरफ्तार किया और उनको डिपोर्ट किया। लेकिन तब का इतिहास में जो डिपोर्ट था वो नॉर्मल डिपोर्ट था, ना उनके हाथों में हथकड़ी थी, ना उनके पैरों में जंजीरें थी। लेकिन इस बार दोस्तों कुछ अलग ही हुआ और ट्रंप ने इन तमाम मैक्सिको और कनाडा के बॉर्डर पर अपनी सेना को और भी अधिक तैनात कर दिया है। जो डंकी रूट है अब उसको कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल बना दिया है ट्रंप की सरकार ने। आखिरकार ये लोग है कौन? गिग वर्कर तो हैं। ये डंकी मार करके वहाँ पे जा करके वो काम करते हैं जो अमेरिकी नागरिक करना पसंद नहीं करते हैं, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन, किसी बिल्डिंग जो बन रहा है उसमें जो लेबर वाले होते हैं ना, मतलब जो बिल्डरारी करते हैं, वो काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप ने ये भी कहा था कि मेरे लिए मेरा अमेरिका फर्स्ट है। जी हाँ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये इनका नारा था, ये इनका स्लोगन था चुनावी रैली के समय अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अपने देश के बारे में सोचना मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों गलत नहीं भी है, ये कहना कि सही भी है, क्योंकि यहाँ का युवा जो बेरोजगार युवा है उसकी संख्या बढ़ रही है। अब जैसे इन्होंने अवैध प्रवासियों के ऊपर दोस्तों इन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया तो उनकी जॉब अब खाली हो चुकी है। तो जो अमेरिका का युवा है अब वो जॉब आराम से ले सकता है। वो अलग बात है दोस्तों कि यहाँ पर इनकी कॉस्ट बढ़ेगी ट्रंप की कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस सैलरी पर हमारे भारतीय जो प्रवासी वहाँ पे रह रहे थे अवैध तरीके से, उतनी सैलरी पर यहाँ का युवा जॉब करने के लिए तैयार नहीं है। स्टार्टिंग से कई वर्षों दोस्तों ये प्रथा चली आ रही है अमेरिका के अंदर। अब कहीं ना ट्रंप को दोस्तों जो इनका वेजेस है वो इनक्रीज करना पड़ेगा, जीडीपी पर कहीं ना कहीं इसका नुकसान तो पड़ेगा अमेरिका के अंदर, लेकिन वो कहीं ना कहीं रिकवरी, ठीक है, वो जो टैरिफ वाली जो धमकी मिल रही है सभी देशों को, उसके माध्यम से पूरी आराम से ट्रंप जी कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो भारत के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है, 12 फरवरी को, ठीक है, यहाँ से निकलने वाले अमेरिका के लिए। क्या 13 तारीख को दोस्तों जो ट्रंप और हमारे जो पीएम मोदी जी हैं इनके बीच में दोस्तों मीटिंग होगी। इस मीटिंग में क्या ये इस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे? आखिरकार आपने हमारे प्रवासियों को, भारतीय प्रवासियों को इस तरह से क्यों भेजा, हथकड़ी और बेड़ियों में बांध करके? आपको क्या लगता है अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या आप इस तरह से इनको एक्सेप्ट कर जाते? नहीं ना। क्या आप कोलंबिया की तरह, जी आप बिल्कुल अड़ जाते, कुछ भी हो जाए हम भैया इनको इस कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इनका मनोबल और हमारी भारत की सरकार का मनोबल भी क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। जैसे कोलंबिया ने यू टर्न मारा, अपना पर्सनल प्लेन भेजा और अपने कोलंबिया वासियों को उसमें बिठा करके वापस अपने देश लाए, तो हम भी इतना खर्चा कर सकते थे कम से कम। हम बहुत खर्चा करते हैं वैसे, चुनाव की एक रैली का एक कट लगा देते ना हल्का सा चुनाव प्रचार में, वो पैसा बच करके आप आसानी से इनको यहाँ पर रिसीव कर सकते थे, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट चाहो तो कर सकते हैं। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। दोस्तों ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने में जुटे अमेरिका ने अब तक 1700 अवैध प्रवासी भारतीयों को हिरासत में लिया है। वैसे दोस्तों यहाँ पर अवैध भारतीय प्रवासियों की लिस्ट या फिर संख्या एक बहुत ही लंबी चौड़ी है। आपको याद होगा कि 20 जनवरी को जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने या राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, उसके अगले ही दिन इन्होंने जो बाइडेन के 100 में से 78 फैसलों पर फेरबदल किया था। तुरंत दोस्तों ये एक्शन मोड में आ चुके थे। वहीं अगर हम बात करेंगे प्यू रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, जो प्यू रिसर्च सेंटर है इसके अनुसार अमेरिका में करीब 7,25,000 भारतीय अवैध तरीके से वहां पर रह रहे हैं। और अमेरिका में अवैध प्रवासियों की संख्या के लिहाज से अगर हम बात करें तो भारत दूसरे स्थान पर है। सर्वाधिक कौन सा देश है दोस्तों? तो सर्वाधिक 7.5 लाख अवैध प्रवासी जो हैं वो अल सल्वाडोर के वहाँ पे रह रहे हैं, और वहीं पर ग्वाटेमाला के 6.75 लाख हैं, ठीक है, और वहीं पर होंडुरास के 5.25 लाख, और चीन से भी ध्यान रखिएगा, चीन वाले भी अपने देश को छोड़ करके डंकी मार करके अवैध तरीके से अमेरिका में जाते हैं जॉब प्राप्त करने के लिए, और चीन के 3.75 लाख अवैध प्रवासी वहाँ पे रह रहे हैं। और यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई भी देश के युवा अपने देश को छोड़ करके डंकी मार करके अवैध तरीके से विदेश में जा रहे हैं तो उनके स्टेट में, जी हाँ, एक बहुत बड़ी संख्या खाली भी होती होगी।
चलिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं पंजाब को लेकर के। सो गाइस यहाँ पर डेमोग्राफी में भी बदलाव आता है। पंजाबियों के राज्य छोड़ने से जो जगह बनी थी उसे हिमाचल, यूपी और बिहार से आने वाले लोगों ने भर दिया। यानी कि पंजाब की डेमोग्राफी में जो बदलाव आया, ठीक है, उसमें भी इमिग्रेशन की एक बहुत बड़ी भूमिका है। साल 2021 और 20 में अगर हम बात करें, साल 2021 से 2020 के बीच में इस राज्य की सालाना आबादी की जो ग्रोथ थी वो थी 50% से अधिक, जी हाँ, कम हो गई थी। वहीं पर 2020 में ये घट करके 1.50 लाख रह चुकी थी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं दोस्तों इस बात को कि साल 2011 से 2020 के बीच में राज्य की सालाना आबादी की ग्रोथ 50% से अधिक कम हो गई थी। वहीं पर 2011 से जहां ये 3.2 लाख थी, वहीं पर 2020 में ये घट करके 1.5 लाख रह गई थी। मतलब कि पंजाब में जो भी सरकार आई उन्होंने इमिग्रेशन की समस्या को खत्म करने के वादे जो किए थे उनको ये तरीके से पूरा नहीं कर पाए। बुधवार को अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचे अमेरिकी मिलिट्री प्लेन से राज्य और केंद्र सरकार की नींदें क्या खुलेंगी या फिर नहीं? क्या ये अभी भी घोड़े बेच करके ये सरकार सोती रहेगी? जी हाँ, कुंभकर्ण की नींद बस सोती रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या ये जगेंगे? अब ये बताएगा आने वाला, सच कहूँ तो, वक्त। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। लेकिन 13 फरवरी को, ठीक है, अगर आप भारत के पीएम होते, ट्रंप के साथ में आपकी मीटिंग होती, तो आप किन किन मुद्दों पे बात करते, पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ हर एक पॉइंट इस वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।